जय हिंद दोस्तों। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो भूगोलवेता हैं उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन कौन से परिकल्पनाओं को दिया था। उसके संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी अद्वैतवादी संकल्पना के बारे में, और अद्वैतवादी संकल्पना में हम लोगों ने देखा था कांट महोदय और लाप्लास। कल के क्लास में लाप्लास महोदय के द्वारा दी गई परिकल्पनाओं की चर्चा की गई थी ना। आज हम लोग उस परिकल्पना के जस्ट उल्टा परिकल्पना को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है कांट महोदय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अद्वैतवादी, ठीक ना। कांट महोदय के बारे में, कांट महोदय के बारे में। जब उसके बाद कौन आए? लाप्लास आए। कांट के बाद आए लाप्लास, और लाप्लास के बाद कौन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी? चेम्बरलिन। चेम्बरलिन सबसे फर्स्ट में कांट आए, सेकेंड में कौन आए? लाप्लास, उसके बाद चेम्बरलिन। दोस्तों फर्स्ट में कांत महोदय ने क्या चीज कहा तो कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक ग्रहाणु था जो क्या चीज होता है, तो वह टूट जाता है ना। हाँ, टूटने के बाद नौ छल्ले जो है उससे विभक्त हो जाते हैं, विभक्त होने से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, ऐसा कांट महोदय ने कहा। लेकिन लाप्लास ने बोला कि नहीं नहीं, तुम जो है वो एकदम बिल्कुल गलत बोल रहा है। कौन बोले? लाप्लास। और कांट की थ्योरी को गलत साबित कर दिया, ठीक ना। कांट की थ्योरी को गलत साबित कर दिया, बोला कि नहीं एकदम तुम गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। शुरू में एक छल्ला बाहर निकला था, उसके बाद उसी से 9 छल्ला बाहर निकले। कौन? लाप्लास। लेकिन लाप्लास के बाद आए कौन? चेम्बरलिन। और चेम्बरलिन जो थे उन्होंने बोला क्या कि एकदम तुम लोग दोनों जो है वो दोनों गलत बोल रहा है, दोनों में से एक को सही नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति है ये कितने वस्तुओं से मिलकर बनी है? तो 2 वस्तुओं से मिलकर बनी है। एकदम इन दोनों का विरोध कर दिए। कौन? चेम्बरलिन। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इन्हीं की थ्योरी को, इन्हीं की परिकल्पनाओं की चर्चा हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। देखिए सबसे फर्स्ट में हम लोग कांट के बारे में देखें तो कांट महोदय जो थ्योरी दिए उसको इन्होंने क्या चीज किया तो अच्छे से किया ना, बढ़िया से बताया, संशोधित मॉडल इसका प्रस्तुत किया। संशोधित मॉडल, कांट का संशोधित मॉडल लाप्लास। उसके बाद लाप्लास का ये जो चेम्बरलिन है वो कैसा मॉडल प्रस्तुत करते हैं तो विरोधी मॉडल, एकदम विरोध करते हैं इसका, विरोधी मॉडल प्रस्तुत करते हैं, मतलब जस्ट उल्टा मॉडल प्रस्तुत करते हैं ना। चलिए कांट के बाद आए लाप्लास, लाप्लास के बाद चेम्बरलिन आए। चेम्बरलिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विरोधी मॉडल। विरोधी मॉडल में ये जो कांट थे वो प्रथम भूगोलवेता थे जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में बातें की। सबसे फर्स्ट में आए कौन? कांट महोदय आए। और कांट महोदय का जो संशोधित मॉडल है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लाप्लास के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और लाप्लास का विरोधी मॉडल, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि विरोधी मॉडल जो है लाप्लास का किन्होंने दिया? तो चेम्बरलिन। ये दोनों जो थे कांट महोदय और लाप्लास महोदय, इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो किस परिकल्पना का? तो अद्वैतवादी के ये सब समर्थक थे ना, अद्वैतवादी संकल्पना के ये दोनों समर्थक थे। लेकिन चेम्बरलिन जो थे वो चेम्बरलिन किसके समर्थक थे? द्वैतवादी संकल्पना के समर्थक थे, द्वैतवादी संकल्पना के समर्थक। चलिए तो अभी हम लोग किनके बारे में पढ़ेंगे? चेम्बरलिन के बारे में पढ़ेंगे ना, कि चेम्बरलिन जो थे उन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना में क्या बोला। ये जो है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चेम्बरलिन, उसमें क्या चीज बताया गया चेम्बरलिन के द्वारा कि ग्रहाणु परिकल्पना जो होती है उसमें क्या क्या है ना।
चलिए तो देखते हैं हम लोग आगे। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग कि ये जो सबसे पहले मॉडल था कब दिया गया। तो चेम्बरलिन का जो मॉडल था सबसे पहले 1905 ईस्वी में दिया गया। 1905 ईस्वी में क्या करते हैं, तो जो हमारे लाप्लास थे उनका विरोध करते हैं चेम्बरलिन, और 1905 ईस्वी में ये थ्योरी देते हैं जिनका नाम क्या रखा जाता है, चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। किनके द्वारा दिया जाता है, तो प्रतिपादक कौन थे, चेम्बरलिन महोदय थे एवं इसके साथी थे। देखिए अब द्वैतवादी में दो चीज से मिलकर बना है पृथ्वी, वो बताया गया, तो ये अकेले नहीं ना रहेंगे, इनके साथी भी हैं, और साथी जो है उनका नाम है मोल्टन जिसको हम लोग कहते हैं ना, मोल्टन है। चलिए तो इसके प्रतिपादक हो गए, और कब दिया गया, 1905 ईस्वी में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो चेम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो परिकल्पना दिया गया, इसमें कौन सा नया चीज का बात हुआ। ये दोनों में तो हम लोग देखें कि पृथ्वी की उत्पत्ति की ही बात हो रही थी, सिर्फ पृथ्वी की उत्पत्ति की, कि पृथ्वी का उत्पत्ति जो है कैसे, कौन कौन, कांट और लाप्लास। लेकिन ये जो चेम्बरलिन है उन्होंने कुछ नई बातें रख दी, ठीक ना, लोगों के सामने कुछ नई बातें रख दी और बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ ये जो हमारे महासागर हैं, महाद्वीप हैं, पर्वत हैं, वायुमंडल है, इसका जन्म कैसे हुआ, ये सब कैसे बने, उसको हम लोग देखते हैं। तो चेम्बरलिन ने अपनी परिकल्पना में कौन कौन सी नई चीजों को शामिल किया। कौन कौन सी नई चीजों को शामिल किया, तो फर्स्ट में किन की बात की इन्होंने, तो पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की, पृथ्वी की उत्पत्ति। उसके बाद वायुमंडल की संरचना की बात की, कि वायुमंडल का निर्माण लिखते हैं, वायुमंडल का निर्माण। उसके बाद महासागरों का निर्माण, महाद्वीपों का निर्माण, उसके बाद पर्वतों का निर्माण, ये जो जनरल बातें थी पृथ्वी की उत्पत्ति, उसको सभी ने दिया, जितने सारे वैज्ञानिक आए उन्होंने सब ने बोलकर चला गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्हीं के संदर्भ में बातें की। लेकिन इन्होंने क्या क्या नई बात रखी, तो वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, महासागर कैसे बने, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, और पर्वत जो हमारे हैं वो सब कैसे हमारे सामने इतने बड़े बड़े दिखते हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ। किनके द्वारा रखा गया, तो चेम्बरलिन के द्वारा, कि चेम्बरलिन जो है वो अपनी परिकल्पना में ये नई चीजों को शामिल करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि चेम्बरलिन महोदय जो थे उसने अपनी परिकल्पना में क्या कहा, क्या चीज बताया कि इस परिकल्पना में कैसी इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, कैसी इस पृथ्वी का जन्म हुआ है। इसको जल्दी से नोट कीजिए। देखिए चेम्बरलिन जो थे उन्होंने इस परिकल्पना में बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति थी वे कितने चीजों से मिलकर बनी है, पृथ्वी की उत्पत्ति कितने चीजों से मिलकर हुई है, तो दो चीजों से। चेम्बरलिन परिकल्पना,
चैम्बरलिन परिकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति दो चीजों से मिलकर बनी है, दो चीजों से हुई है। पहला जो हमारा था, एक स्टार था, फर्स्ट स्टार, स्टार 1, और दूसरा था स्टार 2, तारा 1 और तारा 2। तारा 1 का नाम क्या चीज रखा गया? सूर्य। तारा 1 का नाम क्या रखा गया? सूर्य। और तारा जो दूसरा था उसका नाम रखा गया अन्य तारा, अन्य तारा या फिर साथी तारा। किससे हुई है पृथ्वी की उत्पत्ति? ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति किनके अनुसार? तो चैम्बरलिन के अनुसार। चैम्बरलिन क्या बोलते हैं कि दो तारे थे, ठीक ना, प्रारंभ में दो तारे थे, स्टार 1 सूर्य था और दूसरा इसका साथी तारा था। दूसरा क्या था? इसका साथी तारा था। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो पृथ्वी का निर्माण करते हैं। अब कैसे होता है, थोड़ा साइंस की भाषा में हम लोग समझते हैं कि ये जो दोनों तारे हैं वो सब कैसे मिलकर इस पृथ्वी का निर्माण करते हैं। देखिए ये जो सन था, सन कैसा था? तो क्या क्या सन के पास था उस समय और क्या क्या नहीं था? एस और दूसरा नो। सन के पास क्या क्या था उस समय? तो सन जो था तो गोलाकार था, शीतल था मतलब ठंडा था, और क्या चीज था उसमें? तो ठोस था, ठोस भी था। और क्या नहीं था? तो तप्त नहीं था, मतलब गर्म नहीं था और गैसपूर्ण नहीं था। उस समय ये जो सूर्य थी उसमें गैस भी नहीं था और यह तपता हुआ भी नहीं था। सिर्फ क्या था? तो था इसके पास, यह गोल था, शीतल था और कैसा था? ठोस था। कौन? सूर्य और अन्य साथी तारा। देखिए ये क्या नहीं था? तो तप्त नहीं था और गैसपूर्ण नहीं था, मतलब पूरा पूरा गर्म भी नहीं था और इसमें गैस भी नहीं थे। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों तारा जो है आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं न दूर जाते हैं, क्या होते हैं, और पृथ्वी का निर्माण जो है वो कैसे होता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो है ब्रह्मांड है, इसको मान लेते हैं हम लोग ब्रह्मांड। ये क्या चीज है? ब्रह्मांड है। इसमें दो तारे हैं, स्टार 1 और दूसरा स्टार 2। फर्स्ट वाला को क्या बोला गया? सूर्य बोला गया। दूसरा वाला को क्या बोला गया? साथी तारा बोला गया। पहला क्या था? सूर्य था और दूसरा कौन था? साथी तारा था। अब देखिए ये दोनों जो थे वो ब्रह्मांड में उपस्थित थे। अब क्या होता है कि ये दोनों के बीच कुछ शक्ति होगा जो काम करता होगा, इसको खींचने का काम करता होगा। अब कोई भी पिंड है तो उसके पास आकर्षण शक्ति होती है। तो ये जो तारे थे वे शक्ति लगा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे थे? बल लगा रहे थे। तो इस बल का नाम दिया गया आकर्षण बल। कौन सा बल था? आकर्षण बल। अब आकर्षण बल में क्या चीज था? तो सूर्य जो था वो थोड़ा हैवी था, बड़ा था साथी तारा से, और साथी तारा से बड़ा होने के कारण वह क्या कर रहा था? तो साथी तारा को अपनी ओर खींच रहा था। साथी तारा को क्या कर रहा था? अपनी ओर खींच रहा था। अब खींचने के क्रम में जैसे जैसे क्या चीज होते जाता है, यह खींचते चला जाता है, खींचता है, तो स्टार 1 और स्टार 2 दोनों जो है, दोनों में क्या होता है? तो भीषण टकराव उत्पन्न होता है। स्टार 1 और स्टार 2 क्या करते हैं? धड़ाक से एकदम टकराते हैं, ठीक ना। और टकराते जैसे हैं वैसे क्या होता है? तो वो जो है बड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं।
जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि दो ईंटा लेते हैं हम लोग, ठीक ना। अब दो ईंटा लेते हैं, दोनों को आपस में टकरा देते हैं, टकराते हैं तब क्या होता है कि उससे बहुत सारे वो जो है बहुत सारा टुकड़ा में टूट जाता है। और टुकड़ा में टूटता है तो कुछ बड़े कण भी अलग होते हैं और कुछ छोटा छोटा धूल जैसा भी अलग होता है। तो वही हम लोग देखेंगे कि ये जो टकराता है स्टार 1 और स्टार 2, तो इससे बड़े कण भी बाहर निकलते हैं और छोटे कण भी बाहर निकलते हैं। उन दोनों का नाम क्या होता है? देखिए ये दोनों जब टकराता है, ठीक ना, स्टार 1 और स्टार 2, स्टार 1 और स्टार 2 जब दोनों आपस में टक्कर करते हैं, दोनों टकराते हैं तो असंख्य अणु बाहर होते हैं। दोनों के टकराव से क्या होता है? तो असंख्य अणुओं का निर्माण होता है। असंख्य अणुओं का निर्माण होता है। किसके भीषण टक्कर से? तो स्टार 1 और स्टार 2 के टक्कर से, मतलब सूर्य और उसका जो साथी अन्य तारा था उसके टक्कर से क्या होता है? तो असंख्य अणुओं का निर्माण होता है। किनके द्वारा कहा गया? तो चैम्बरलिन के द्वारा कहा गया कि ये दोनों जो थे स्टार ब्रह्मांड में मौजूद थे और दोनों जो मौजूद होने के कारण स्टार 1 जो था थोड़ा बड़ा था, स्टार 2 जो था थोड़ा छोटा था। तो स्टार 1 जो है क्या करता है? स्टार 2 को मतलब साथी तारा को अपनी तरफ आकर्षित करता है और आकर्षित करने के बाद दोनों में भीषण टक्कर होता है। टक्कर होने के बाद असंख्य अणु जो है वो बाहर निकलते हैं, असंख्य अणुओं का निर्माण होता है। चलिए, तो इतना दूर आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब ये दोनों का जब टक्कर होता है, फिर से इसको बनाते हैं हम लोग कि ये दोनों का जब टक्कर होता है, टक्कर होने के बाद क्या क्या चीज बनता है, क्या क्या मिलता है हम लोगों को। तो ये है ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड। अब दोनों जो है टक्कर हो गया। अब दोनों टक्कर होने के बाद क्या होगा? तो कुछ बड़े कण निकलेंगे, कुछ बड़े कण निकलेंगे, ये जो है बड़ा कण है सब, और कुछ छोटे कण निकलेंगे। बड़ा कण को दूसरा कलर से बना लेते हैं। ये जो है बड़ा कण है, मान के चलिए। और ये सब छोटे छोटे कण जो है क्या करते हैं? निकलते हैं। किसके टक्कर के पश्चात? तो स्टार 1 मतलब सूर्य और उसका जो साथी तारा था उसके टक्कर के पश्चात क्या होता है? तो बहुत सारे अणुओं का निर्माण होता है। कुछ बड़े अणु होते हैं और कुछ छोटे अणु रह जाते हैं। इसके साथ साथ और क्या निकलता है? तो बहुत सारे धूल कण निकलते हैं, बहुत सारे धूल कण भी रहते हैं। बहुत सारे धूल कण भी होते हैं। ये है ब्रह्मांड। ये जो क्या है? बड़े कण है, ये बड़े कण है। और ये सब जो है वो क्या है? छोटे कण है। ये सब छोटे कण है। और ये जो है वो क्या चीज है? तो धूल कण है, धूल कण है। अब देखिए क्या होता है कि बड़ा कण जो था वो क्या करता है? तो आपस में ये सब का भी आकर्षण शक्ति होगा। बड़ा है मतलब आकर्षण होगा। अब आकर्षण होगा तब क्या करने लगता है? एक दूसरे को ये खींचने लगते हैं, एक दूसरे को खींचने लगते हैं। और खींचते खींचते क्या होता है? तो ये सब एक दूसरे को आपस में मिलाना शुरू करते हैं। ये सब जो क्या है? तो ये सब आपस में मिलना शुरू हो जाता है। अब मिलना शुरू होता है, यहीं से क्या चीज है? तो इनका ये जो है परिकल्पना उसका जन्म होता है ना, कि जैसे ही यह मिलना शुरू हुआ, मिलना शुरू हुआ, मिलना शुरू हुआ, वैसा ही क्या होता है? तो इसमें दाब जो है वो बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसके केंद्र की ओर क्या होता है? दाब बढ़ता है। जितने सारे हैं ये सब अणु आपस में मिलना शुरू करते हैं और मिलने से इसका जो सेंटर का दाब होता है, इसका मास बढ़ जाता है। और मास बढ़ने से सेंटर का जो दाब होता है वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब सेंटर का मास, सेंटर का जो दाब है
वो बढ़ने से क्या होगा, इसका दबाव बढ़ता है। अब दबाव बढ़ने से देखिए क्या होता है, देखिए ये जो बड़े कण है, बड़े ग्रहाणु जो निकल कर आए, बड़े ग्रहाणु, बड़े कण जिसको बोल रहे हैं, इसी का नाम क्या है, तो ये क्या करने वाले हैं, तो भावी ग्रह, मतलब जो आने वाले ग्रह हैं, भावी ग्रह, ठीक ना, जो ग्रह का निर्माण हुआ वह किससे होता है, तो यही बड़े कणों से होता है, ग्रहाणु से। ये सब आपस में मिलते गए, धीरे धीरे बड़े होते गए और बड़े कण का निर्माण हुआ। तो ये जो भावी ग्रह है, ये जो बड़ा कण दिख रहा है आप लोगों को, ये सब क्या है, भावी ग्रह है, मतलब भविष्य में ये सब क्या हो जाएंगे, ग्रह बन जाएंगे। देखिए, और ये जो छोटा कण है वो सब क्या होगा, तो धीरे धीरे आपस में ये सब भी, सब का चक्कर लगाने लगेगा, ये सब भी उसमें मिलना चाहेगा, धीरे धीरे ये सब मिल रहा है, धूल कण है, छोटा कण है, ये सब मिल रहा है ना। ये सब देखिए, भावी ग्रह जो है ये क्या करता है, आकार बड़ा करता है। ये सब भावी ग्रह जो था, ये सब आकार को बड़ा करता है, बड़ा करते जाता है, बड़ा करके क्या बनाता है, तो ग्रह को जन्म देता है, ग्रह को जन्म देता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये जो टक्कर होता है, टक्कर होने के पश्चात बहुत सारे गैसीय पिंड बाहर निकलते हैं, धूल कण बाहर निकलता है, छोटा कण निकलता है, बड़े ग्रहाणु निकलते हैं, ठीक ना। अब बड़े ग्रहाणु जो है, इस सब के अंदर जो है आकर्षण शक्ति फिर से काम करने लगता है, और आकर्षण शक्ति जब काम करता है तो ये बड़े कण जो है किसका निर्माण, भावी ग्रह कहलाते हैं ना, कि भविष्य में यही ग्रह बनेगा, और ये जो धीरे धीरे मिलकर बड़े जो ग्रह है उसको जन्म देते हैं। चलिए, तो इसको आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ग्रहाणु का जो 90% है, देखिए ये जो ग्रहाणु है उसका 90% भाग जो है, ये पूरा पूरा जो ब्रह्मांड था, इसमें जितने सारे ग्रहाणु बने, ये वाला ग्रहाणु, उन सब का 90% भाग जो है किसको जन्म देने में चला गया, तो ग्रहों को जन्म देने में चला गया। 90% भाग जो है किसको जन्म देने में चला गया, ग्रहों को जन्म देने में चला गया, ग्रहों को जन्म देने में यूज हो गया। अब बचा कितना, 10% बचा कितना, 10%। तो यही जो 10% है वो क्या चीज बना, तो वो सूर्य बन गया। 10% जो बचा हुआ भाग था वो क्या चीज, तो वर्तमान का जो सूर्य है, ये वर्तमान सूर्य, 10% भाग जो है वो क्या बन गया, वर्तमान सूर्य बन गया, जिसको हम लोग अवशिष्ट पदार्थ बोल रहे हैं यहाँ का। तो 90% ग्रह को जन्म देने में चला गया, और 10% जो है हमारा अभी वर्तमान का जो सूर्य है उसके निर्माण में लग गया। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में उष्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पृथ्वी में उष्मा कहाँ से आया, उष्मा की उत्पत्ति, यहीं से सारा खेल शुरू होता है कि हमारा जो वायुमंडल है वो कैसे बना। अब देखिए, जैसे ही स्टार 1 और स्टार 2 में भीषण टक्कर होता है, और भीषण टक्कर होने के पश्चात क्या होता है, तो उष्मा की उत्पत्ति होती है। ग्रहाणु 1, ग्रहाणु 2, ये दोनों क्या कर रहा है, आपस में जैसे ही लाके टकराएगा, ये इसको खींच रहा है, ठीक ना, इसको क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। ये दोनों जैसे ही टकराएगा, टकराने के पश्चात क्या होगा, स्टार 1 है, स्टार 2 है, इसको खींच रहा है। खींचने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, टक्कर हो गया। और टक्कर होगा तब क्या चीज बनता है, तो उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा की उत्पत्ति होगी। टक्कर होने से क्या होगा, उष्मा की उत्पत्ति होगी ना। चलिए, तो इसका जो सेंटर है उसमें उष्मा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यह है स्टार 1, स्टार 2। तो उष्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो दोनों तारे टकराए आपस में, टकराने के बाद उष्मा की उत्पत्ति हुई। और जब उष्मा आ गया, अब उष्मा आया तो यहीं से वायुमंडल का भी निर्माण होगा। अब वायुमंडल का निर्माण कैसे होगा, कैसे हमारे ये जो बादल हैं, धूलकण हैं, कैसे ये जो धूलकण तो वहीं से आए, ये जो हमारे बादल हैं, ठीक ना, वो कैसे बना, कहाँ से गर्म हुआ, जब ये तो गर्म हुआ तब क्या होता है, इसको देखिए। तो इसका जो केंद्र था, ठीक ना, ये जो टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद इसका जो केंद्र था उसमें उष्मा की उत्पत्ति हो गई।
देखिए जैसे समूहन हो रहा था ग्रहाणु का, ग्रहाणु जो थे वो सब मिल रहे थे, ग्रहाणुओं का समूहन। जब उष्मा की उत्पत्ति हो गई तब ग्रहाणुओं का समूहन हुआ, और समूहन के पश्चात क्या हुआ, तो बहुत सारे ग्रहाणु जो है वो क्या हो गए, आपस में मिलना शुरू हो गए। ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, ये ग्रहाणु, ये सब क्या हो रहे हैं, आपस में जा रहे हैं, इधर मिल रहे हैं। अब मिलने से क्या होगा, मिलने से इसका जो सेंटर का दाब होगा वो क्या चीज होगा, सेंटर का दाब अत्यधिक बढ़ जाएगा। सेंटर का दाब क्या चीज हो जाएगा, अत्यधिक बढ़ जाएगा। ये सेंटर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, केंद्र बोलेंगे, और केंद्र, ठीक ना। और इसको ज्योग्राफी के भाषा में क्या बोला जाता है, तो कोर बोला जाता है। केंद्र, केंद्र को ज्योग्राफी के भाषा में कोर बोला जाता है। तो कोर जो है इसका क्या हो जाता है, दाब बढ़ता है। ये सब समूहन होने के कारण दाब में वृद्धि होती है, दाब में वृद्धि होती है। और दाब में जब वृद्धि होगी तो केंद्र पर इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से केंद्र जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। केंद्र जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि केंद्र जो है, केंद्र में दाब बढ़ता है। केंद्र जो है ये वाला केंद्र है ना, कोर, कोर का जैसे ही दाब बढ़ता है, अब जब दाब बढ़ेगा, दबाया जाएगा, दाब बढ़ेगा तो इसका ताप भी बढ़ेगा। दाब जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही इसका क्या बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। अब ताप बढ़ेगा कोर का, तब क्या होगा, यहाँ से निकलना चाहेगा, ठीक ना। ये जब ताप बढ़ेगा तब क्या होगा, यहाँ वाला कोई चीज पिघला रहेगा, ठोस का चीज नहीं पिघला रहेगा। जो कोई भी चीज को हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ पे ठोस नहीं रहेगा, पिघल जाएगा ना। कोई भी चीज को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या चीज हो जाता है, पिघलता है। तो ये ठोस नहीं रहेगा, यह क्या चीज हो जाएगा, पिघल जाएगा। अब पिघला, जैसे ही ये केंद्र वाला कोर, कोर जब पिघलता है, ताप बढ़ जाने से क्या होता है, ताप जैसे ही बढ़ता है वैसा ही कोर जो है क्या हो जाता है, कोर पिघल जाता है। कोर जो है पिघलता है। अब कोर जब पिघलता है तो इसका आयतन का हो जाएगा, बढ़ेगा, वहां से बाहर निकलना चाहेगा। और यहाँ से ये जो कोर वाला पिघला हुआ चीज है वो क्या होना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। क्या होना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। और ये जो है यहाँ से ये जो समूहन हुआ था, समूहन होने के बाद ये जो हमारा कोर था पूरा पूरा गर्म, ठीक ना, ये कोर जो है क्या करता है, तो अपने पिघले हुए चीज को भड़ाक से ऊपर फेंक देता है। क्या करता है, भड़ाक से ऊपर फेंक देता है। और जब ऊपर फेंकता है तो इसका नाम होता है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट क्या चीज हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। अब ज्वालामुखी विस्फोट जैसे ही होता है वैसे ही पिघला हुआ मैग्मा तो इसके साथ बाहर निकलबे करता है। साथ में क्या निकलता है, तो अनेकों प्रकार के गैस निकलते हैं। पिघला पदार्थ, और क्या निकलता है, तो अनेकों प्रकार के गैस। और ये जो अनेकों प्रकार के गैस निकले किसके विस्फोट से, तो ज्वालामुखी के विस्फोट से अनेकों प्रकार के जो गैस निकले, उसी से हमारा वायुमंडल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, वायुमंडल का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, कैसे हुआ, अभी आप लोगों को बताएं कि केंद्र का जब दाब बढ़ा, दाब बढ़ने से क्या होता है, केंद्र का ताप भी बढ़ गया। और ताप जैसे ही इंक्रीज किया तो यहाँ का जो ठोस पदार्थ था वो पिघल गया। और पिघला तो उसका आयतन का हो गया, बढ़ गया ना। जैसे बर्फ है, तो बर्फ मान के चलिए कि हम लोग रखे हुए हैं कटोरी में, ठीक ना, या फिर एक बाल्टी में रखे हुए हैं, उसको गर्म करेंगे तो उसका पानी बाल्टी में रहेगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा ना, वो ज्यादा हो जाएगा। तो वैसा ही यहाँ से क्या चीज होता है, इसका आयतन ठोस वाला चीज का
बढ़ जाता है, ठोस का बढ़ता है जैसे आयतन, वो बाहर निकलना चाहता है और बाहर इसको फेंक देता है। तो इसी को ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इससे पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक ना। बहुत सारे पदार्थ रहते हैं पिघले हुए, वो सब बाहर निकलते हैं और अनेकों प्रकार के गैस भी बाहर होते हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल का निर्माण होता है। किनके अनुसार? तो ये लाप्लास के, चेम्बरलिन के अनुसार। चेम्बरलिन बताए कि हमारा जो वायुमंडल था उसका निर्माण कैसे हुआ, उसको बता दिए। चलिए अब हम लोग जब इसके वायुमंडल का निर्माण देख लिए, तो यहीं से पर्वत वगैरह का भी क्या चीज हुआ होगा, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा और पर्वतों का निर्माण हुआ होगा। ये जो मैग्मा है धीरे धीरे जमा होती गई, जमा होती गई, जमा होती गई और उससे पर्वतों का भी निर्माण हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो चेम्बरलिन महोदय थे, इन्होंने अपनी परिकल्पना तो दे दी, इन्होंने अपने अनुसार बता दिया कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन कोई भी जब थ्योरी दिया जाता है तो आप लोगों को बताए कि उसकी आलोचना भी होती है, उसके बारे में गहन अध्ययन किया जाता है। और जब आलोचना हुई तो कौन कौन से आलोचना इनके बारे में हुआ। आलोचना, आलोचना देखिए, आलोचना में क्या चीज हुआ कि इन्होंने पूरा पूरा जो ग्रह का उपग्रह था, ठीक ना, ग्रहों के निर्माण के बारे में तो बता दिया इन्होंने कि ग्रहों का निर्माण जो था वो कैसे हुआ, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ग्रह जो हैं वो सब परिक्रमा कैसे कर रहे हैं, कैसे वो सब घूम रहे हैं। तो ग्रहों तथा, फर्स्ट पॉइंट है, ग्रहों तथा उपग्रहों की परिक्रमा की व्याख्या नहीं की, कुछ भी नहीं बताया। ग्रहों तथा उपग्रहों की परिक्रमा के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और दूसरा आलोचना क्या चीज है कि इन्होंने यह भी नहीं बताया कि उतने सारे ग्रहों का तो निर्माण हुआ, लेकिन 9 ग्रह ही क्यों बने, और ग्रह तो बन सकते थे ना। तो दूसरा है 9 ग्रहों का ही निर्माण क्यों हुआ, 9 ग्रहों का ही निर्माण क्यों हुआ। ये जो सवाल है वो अभी तक, ये जो थे पिछले बार में हम लोग पढ़े थे किनके बारे में, तो कांट और लाप्लास, वो दोनों भी नहीं बता पाए थे कि ये जो 9 ग्रह हैं उनका निर्माण क्यों हुआ। इन्होंने तो और 2-3 बातें बताई हम लोगों को कि हमारा जो वायुमंडल था, हमारी जो पर्वतें हैं, हमारा जो महासागर है और महाद्वीप है, उसका निर्माण कैसे होता है, लेकिन इन्होंने भी नहीं बता पाया कि सिर्फ 9 और 9 ग्रह ही क्यों बने। उसके बाद और क्या नहीं बता पाए, तो ग्रह तथा उपग्रह की जो परिक्रमा है वो क्यों है, क्यों वो सब जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक ना। चलिए, तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, क्लास पसंद लगा होगा। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की अगर सुझाव आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।